हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी ये क्लास है ये समाज कार्य पर आधारित है। आज मैं आप लोगों से नवंबर 2017 के विगत वर्ष का समाज कार्य का प्रश्न पत्र है, इन प्रश्न पत्रों पर मैं आप लोगों से परिचर्चा करने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक नया बैच आप सभी के लिए स्टार्ट किया हूँ। यदि आप इंटरेस्टेड हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर के लिए, आप अगर फॉर्म को अप्लाई कर रखे हैं तो उसके लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके बारे में अधिक जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर है, आप सभी लोग नोट कर सकते हो, 8506031308 पर आप मुझे कॉल करके, व्हाट्सअप करके इत्यादि के संबंध में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सोशल वेलफेयर ऑफिसर के संबंध में। इसकी जो क्लासेस का समय है शाम को 8:30 PM है। आपको बता दूं कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर 3 क्लासेस चलाता हूँ इस समय। एक दोपहर 1 PM क्लासेस है, एक शाम को 7 PM क्लासेस है और एक शाम को ही 8:30 PM क्लासेस है। जो 8:30 PM क्लासेस है ये मेडिकल सोशल वर्क की है और यहीं आप लोगों का DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर की जो है क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी। पर डे क्लासेस चलती है मेरी, और जैसे जैसे आपकी क्लासेस कवर होती है, टॉपिक कवर होता है, उस टॉपिक के तुरंत PDF और उसका वीडियो का लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता है। आज ही मैंने आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप में जो बच्चे पेड हैं उस ग्रुप में UGC नेट का इम्पोर्टेंट नोट्स मैंने डाल दिया है। जो हम लोगों ने रिवीजन किया है यूनिट नंबर 1 से लेकर, उन सभी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया है। आप लोग जाकर टेलीग्राम पर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं नवंबर 2017 के समाज कार्य का प्रश्न पत्र। प्रश्न हमारे सामने पहला है कि निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके द्वारा सामाजिक व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो समाजीकरण इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा कि सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने में अगर किसी की भूमिका है तो वो समाजीकरण की है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का सबसे छोटा अभिकरण है। अभिकरण का मतलब होता है एजेंसी, और आप भली भांति तरीके से जानते हैं सबसे छोटी इकाई जो मानी जाती है वो परिवार मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका अगेन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक समूह नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। सामाजिक समूह का पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें किसी मुद्दे पर, अगर आप चर्चा कर रहे हैं अधिवक्ता की समिति में, तब भी वो समूह पर पार्ट बनेगा। श्रम संघ की बात करेंगे तो पार्ट बनेगा। संस्था का प्रबंधन की बात करेंगे तो सामाजिक समूह का पार्ट बनेगा। परंतु किसी सड़क पर चल रहा घुड़सवार, साइकिल चालक और पैदल व्यक्ति ये सामाजिक समूह का पार्ट नहीं है, इसलिए आपका ये गलत ऑप्शन। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अब्राहम मैस्लो का वर्णित आवश्यकताओं का पदानुक्रम शामिल नहीं है। मैंने आप लोगों से कल मैराथन चलाया था, लगभग 2.5 से 3 घंटे की क्लासेस चलाई गई थी जिसमें मैंने आप लोगों से पूरा रिवीजन करवाया है UGC नेट के सिलेबस सोशल वर्क का। उसमें मैंने आप लोगों से बताया है अब्राहम मैस्लो के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर अगर डी की बात करें, मानक आवश्यकता पर हम लोगों ने बातचीत नहीं किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो पैरवी है, पैरवी की आचार्य नीति का हिस्सा नहीं है, ठीक है। तो पैरवी की आचार्य नीति का हिस्सा नहीं है, इसका सही जवाब होगा सेवा प्रयोग जो है प्रयोक्ताओं की सीमाओं को मान्यता ना देना। ऑप्शन नंबर 3 यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, जब प्रतिदर्शों की संख्या 2 से अधिक हो परंतु या पहले निश्चित या पहले निर्धारित नहीं है, ठीक है, यानी पूर्व निश्चित या पूर्व निर्धारित नहीं है, तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है। तो अनुक्रमिक प्रतिदर्श कहलाता है। ऑप्शन पहला ही करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखते हैं।
कक्षा में किसी छात्र की रैंक का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मापनी का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7। तो क्रम सूचक होगा। जब कभी छात्र की रैंक का आकलन होता है तो उस कंडीशन में क्रम सूचक मापनी होता है। क्वेश्चन नंबर 8। दूसरों के व्यवहार का नकल करके सीखना या नकल कर सीखने को डैश कहा जाता है और इस प्रकार के अधिगम का अध्ययन करने के लिए शोधकर्ता डैश प्रसिद्ध है। इस सवाल का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो जो नकल कर सीखने को अवलोकन कहा जाता है और इस प्रकार के अधिगम का जो अध्ययन का जो शोध करता है वो अल्बर्ट बैंडूरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य का भाग है? 4 ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 हमारे सामने। तो ध्यान रखिएगा, एक इसका पार्ट बनेगा जलवायु, दूसरा पार्ट बनेगा भोजन। उपभोग और अपराध के बारे में बात नहीं किया गया इसलिए बी और डी, इसलिए ऑप्शन आप कह सकते हो थर्ड करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। 1 मिनट, उपभोग भी शामिल रहेगा, ठीक है, उपभोग भी शामिल रहेगा। उपभोग, जलवायु और भोजन, ए बी डी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? क्वेश्चन नंबर 10 सही जवाब होगा इसकी अगर हम बात करें तो तलाक। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से क्या डिजिटल अभिसरण यानी जो है कन्वर्जन से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 11 बेसिकली भाषाओं का अनुभव। क्वेश्चन नंबर 12। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने निम्नलिखित में से कौन से अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय कहा है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो अनुच्छेद 32 से रिलेट होती है। क्वेश्चन नंबर 13। ब्रह्म समाज और समाजकारी के बीच धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी विभेदीकरण की विशेषता थी? क्वेश्चन नंबर 13 सही जवाब होगा सभी धर्मों को बराबर का दर्जा प्रदान करना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किन सिद्धांत या सिद्धांतों का गांधीवादी सामाजिक क्रिया प्रतिमान में पालन किया गया है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, फिर उसके बाद कोट आपके सामने दिए गए हैं। एक है नाटकीकरण का सिद्धांत, दूसरा है दोहरे दृष्टिकोण का सिद्धांत, तीसरा है वैधिकीकरण का सिद्धांत। एकल रणनीति का सिद्धांत नहीं है। तो बी सी डी ऑप्शन देखेंगे आपका सेकंड है, तो ऑप्शन सेकंड सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15। FCRA 2010 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विदेशी अंशदान प्राप्त करने से रोका गया है? क्वेश्चन नंबर 15। बेसिकली अगर हम बात करें तो किसी निगम के कर्मचारी, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में, और किसी भी विधायिका का सदस्य, किसी पंजीकृत समाचार का प्रकाशन, ये तीनों सही हैं। अविभाजित हिंदू परिवार FCRA 2010 के अंतर्गत विदेशी अंशदान में इसको रोका नहीं गया है, यानी इसके संबंध में बात नहीं है। तो ए बी सी आपका करेक्ट यानी ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16। भारत के संविधान में मौलिक नागरिकों के लिए कौन से कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? यहाँ आपके कर्तव्य आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वैज्ञानिक सोच होना चाहिए, हमारी मिलती जुलती संस्कृति और समृद्ध धरोहर को संभाल कर रखना होना चाहिए, आय नहीं होगा और देश की रक्षा होगा। तो ए बी डी आपका करेक्ट जवाब होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिकीकरण का क्या विशेषता है? आधुनिकीकरण का क्या विशेषता है? तो वो सामाजिक मूल्यों, उद्देश्यों और आकांक्षाओं में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट होगा। आप अगर UGC नेट की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इसकी क्लासेस जो है आप सभी को 20 दिसंबर से स्टार्ट की जाएंगी। UGC नेट की एक नया बैच स्टार्ट होगा और यदि आप DSSB की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो उसका नया बैच स्टार्ट हो चुका है। शाम को 8:30 PM पर आपकी जो है चलाई जा रही है। अभी आपका टॉपिक कवर वहाँ पे किया जा रहा है, थ्योरिकल क्लासेस हो रही हैं वहाँ पर और फिर उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई जा रही है। एक टॉपिक कवर होने के बाद आप सबके प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं धार्मिक सुधार के अंतर्गत जो संस्थाएं थी, जो संस्थापक हैं, उनके संबंध में आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण
प्रश्नों पर बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम में हम लोगों ने उसकी क्लासेस पर बात किया है, तो आज जो है प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। निम्नलिखित में से क्या सामाजिक समूह कार्य के सिद्धांत है? क्वेश्चन नंबर 18, सही जवाब इसका क्या होगा? तो योजनाबद्ध समूह गठन का सिद्धांत होगा, सतत व्यक्तिकरण का सिद्धांत होगा, संसाधन उपयोगिता का सिद्धांत होगा, मूल्यांकन का सिद्धांत। सभी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मजदूर संघ के न्यायिकता के सिद्धांत की वकालत किसके द्वारा की गई थी? 19 का सही जवाब हो जाएगा आपका M.K. गांधी। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसने प्रधानमंत्री काल के दौरान पूरे राष्ट्रीय श्रम आयोग का गठन किया था? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अटल बिहारी वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन के लिए भागीदारी अवलोकन सबसे उपयुक्त है? आपके सामने यहाँ पे 4 बिंदु दिए गए हैं, उसके बाद आपको कूट का चुनाव करना है। तो एक, जनजातीय संस्कृति, राष्ट्रीय संस्कृति और नृजातीय अध्ययन वैश्वीकरण परिदृश्य जो है ये भागीदारी अवलोकन में उपयुक्त नहीं माना जाता है। ठीक है, पार्टिसिपेटरी से संबंधित है, तो इसलिए डी आपको यहाँ पे एलिमेंट हो जाएगा। ए बी सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही माना जाएगा। रॉबर्ट रेडफील्ड की एक छोटे समुदाय के लिए निम्न में से किस विशेषता या विशेषताओं का उल्लेख माना जाता है? यह क्वेश्चन नंबर आपके सामने 22 है, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? एक विशिष्टता है, छोटा आकार है और निवासियों की समरूपता है। साथ ही साथ एक और विशेषता इन्होंने बताया है, और वो विशेषता है आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, तो ये 4 टाइप की विशेषता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ सही जवाब जो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 2 सही माना जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। लिटिल कम्युनिटी एक इनकी किताब है रॉबर्ट रेडफील्ड की। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि किताब आई कब थी, तो ये 1955 में आई थी, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं और क्वेश्चन नंबर बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। और क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 23 नंबर का, निम्नलिखित में से किसकी या किसने आरोपण स्थिति है? ठीक है, तो इनमें से कौन सी जो शब्द दिए गए हैं जो बता रहा है आरोपण स्थिति को, यानी उसकी कंडीशंस को। ठीक है, तो इसका सही जवाब जो जाएगा, एक जाति है, लिंग और धर्म। ठीक है, व्यवसाय नहीं। तो इनमें से आरोपण स्थिति कौन बताती है? तो वो जाति बताएगी, लिंग और धर्म बताएगा। तो यहाँ पे आप करेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या एक समुदाय में लोगों की भागीदारी प्राप्त करने की पद्धति या पद्धतियाँ हैं? क्वेश्चन नंबर 24 सही जवाब अगर मैं बात करूं तो ये भी संयुक्त भ्रमक बोलते हैं इसको, ट्रांसैक्ट वॉक कहा जाता है, अनौपचारिक साक्षात्कार भी इसे बोला जाएगा, सामाजिक तथा संसाधन चित्रण जिसको बोलते हैं मैपिंग। तो करेक्ट तीनों होगा, इसलिए आपका ऑप्शन जो जाएगा वो पहला करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, कार्ल पियर्सन के साथ संबंध गुणांक में एक +1 अथवा -1 के निकट r का महत्व इंगित क्या करेगा? क्वेश्चन नंबर 25 में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो इसके अंतर्गत आप एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिएगा, दो चरों के बीच कोई संबंध नहीं। क्या क्वेश्चन नंबर अगर हम बात कर रहे हैं 25 वाले में, तो ये आपका गलत है, केवल सकारात्मक संबंध है। यहाँ जो ऑप्शन आप बी देख रहे हैं, ये बी केवल सकारात्मक, देखिए अगर पॉजिटिव के परिप्रेक्ष्य में होता तो ये होता, बट यहाँ प्लस अथवा +1 भी है अथवा -1 भी है। ठीक है, तो मैं आपसे कहूँगा कि बी को भी हटा दीजिए, बी भी नहीं करेक्ट होगा। अगर केवल प्लस होता तो ये बेसिकली सकारात्मकता में जाता, केवल नकारात्मकता में ये भी नहीं, ये भी नहीं। अधिक डिग्री का सकारात्मक और नकारात्मक, क्योंकि प्लस है और माइनस दोनों दिया है ना, इसलिए सकारात्मक नकारात्मक साथ संबंध, इसलिए केवल आपका ऑप्शन जो जाएगा केवल डी वाला, और डी ऑप्शन 3 में दिया गया है। ठीक है, इसलिए 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, सॉल एलेंस की वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन जिन्होंने सामाजिक क्रिया प्रतिमान यानी मॉडल का भाग दिया है। क्वेश्चन नंबर 26 हमारे सामने है, और यहाँ पे देखिए, प्रतिष्ठान का नेतृत्व कर रहे व्यक्ति पर आक्रामक होना, गुस्से और घृणा का अभिप्रेरित करना, शक्ति संपन्न व्यक्ति को बर्बाद करना, ये सॉल एलेंस्की ने सामाजिक क्रिया के मॉडल का भाग बताए हैं।
तो क्वेश्चन नंबर जो 26 है, यहाँ पर ए बी सी तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन कोट में आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन जा रहा है, इसलिए आपका थर्ड ऑप्शन ये करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, ये जो प्रश्न पत्र आप देख रहे हैं ये नवंबर 2017 का समाज कार्य द्वितीय प्रश्न पत्र है, यूजीसी नेट में पूछा गया प्रश्न है। आगामी परीक्षा अगर हम बात करें DSSB है, आपके सामने एम्स मेडिकल सोशल वर्क है, और 13 तारीख यानी बुधवार के दिन आप लोगों का यूजीसी नेट का है, 13 दिसंबर 2023 को। ठीक है, तो आगामी ये जो 3 परीक्षाएं होने वाली हैं, ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और आप लोगों की जो DSSB की क्लासेस है ऑनलाइन चलाई जा रही है, नया बैच है स्टार्ट हो चुका है। इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, 8506031308 पर आप कॉल करके DSSB के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यूजीसी नेट की क्लासेस की बात करते हैं तो इसकी क्लासेस 20 दिसंबर से नया बैच स्टार्ट होगा। हालांकि मैं 13 दिसंबर को शाम को और 15 दिसंबर को दिन ही आप लोगों की क्लास लूँगा, उसमें सारी डिस्कशन आप लोगों से करूँगा मैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, सामाजिक स्तरीकरण सामाजिक समूहों को पदानुक्रम की स्थिति में लाने की व्यवस्था। क्या इस बात से आप सभी लोग सहमत हैं? तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये बात करेक्ट है और सत्य भी है कि सामाजिक समूह के पदानुक्रम की स्थिति में लाने की बात करता है सामाजिक स्तरीकरण। फिर कहता है कि शक्ति, अधिकार, सत्ता, सामाजिक मूल्यांकन तथा मानसिक संतुष्टि के संदर्भ में सामाजिक स्तरीकरण असमान हो। तो ये भी बात करेक्ट है और ये एक प्रकार की सही व्याख्या है। ऑप्शन आप देखेंगे तो थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 28, आधुनिक विश्व की सामाजिक समस्याओं का प्रभावी रूप से सामना करने के लिए पारदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस बात से आप सभी लोग सहमत रहिएगा कि ये करेक्ट बात है। गरीबी और भूख जैसी समस्याएं वैश्विक संयुक्त रूप से क्रिया की आवश्यकता होती है, ये भी करेक्ट है और सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप करिएगा डी। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन जो जाएगा वो डी आपका सही माना जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में। पेरिस में 1928 में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ सोशल वर्कर्स के आयोजन के बाद इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑफ नेशनल एसोसिएशन का गठन किया गया था। बात सही है। बाद में यह इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क के नाम से जाना गया। बिल्कुल सत्य बात है और यहाँ पे करेक्ट है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ सोशल वर्क का जो उद्देश्य था वो व्यवसाय समाज कार्य के माध्यम से सामाजिक न्याय पर आधारित था, विश्व की स्थापना करना था। ये भी बात करेक्ट है। बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इसकी व्याख्या नहीं है, इसलिए मैं कहूँगा कि ऑप्शन बी का चुनाव करें। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ऊपर तो फैक्ट बताए जा रहे हैं, नीचे उद्देश्य बताए जा रहे हैं, तो रिलेट ही नहीं करता कि और जो है उसकी व्याख्या कर दे है। चलिए अगला सवाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे सामने, पर्सन इन सिचुएशन पर बल देने का अभिप्राय सेवार्थी को बेहतर तरीके से समझना और उसकी सहायता करना। मैंने आप लोगों को कल भी इसके बारे में बताया भी था, है ना। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने 30 है। मेरी रिचमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, मैंने रिवीजन करवा रहा हूँ यूजीसी नेट की क्लासेस को और आज कवर हो जाएगा फुल्ली सिलेबस आपका रिवीजन में। तो मेन चीज़ों पर हम लोग जिक्र कर रहे हैं, इसलिए स्पीड से चल रहे हैं। वहाँ पे मैराथन का लेके चलूँगा। वो क्लासेस पेड वाले बच्चों को मिलेगी जो आज की क्लासेस है। मैंने 2 क्लासेस पब्लिक कर रखा है, आप लोग जाके वहाँ पर भी देख सकते हैं। 2 क्लासेस मेरी पब्लिक है, 1-1 घंटे की है। अलग से मैराथन मैंने चला रखा है। आज जो है यूजीसी नेट का सोशल वर्क का जो मैराथन है वो 1 लीनियर के रूप में होगा और मेन तथ्यों पर बात करेंगे। पूरा यूनिट आपका आज यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, दोपहर 1 बजे एक क्लास है और दूसरी क्लास आपकी शाम को 7 बजे है। एक क्लास आपकी DSSB सोशल वेलफेयर की जो ऑफिसर की क्लासेस है वो शाम को 8:30 बजे, वहाँ पर भी आज आपकी प्रैक्टिस है। तो कारण कहता है कि द पर्सन इन सिचुएशन विन्यास व्यक्तिपरक होता है। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या इस बात से आप सहमत हैं? मैं आप सबसे कहूँगा कि ये गलत है। व्यक्तिपरक कहने के बजाय अगर आप वस्तुपरक कहेंगे तो अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में इसका जो सही जवाब जाने वाला है, मैं आपसे कहूँगा कि सी करिएगा। ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31, सामाजिक क्रिया सामाजिक विधान एक दूसरे के पूरक है। इस बात से आप सभी लोग सहमत भी होंगे और ये करेक्ट भी है। फिर कहता है आपसे कि सामाजिक क्रिया
अक्सर नए कानून की आवश्यकता का उजागर करता है। बिल्कुल दोनों बात करेक्ट है और सही व्याख्या है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप कहेंगे बी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक अपक्रिया का सामाजिक क्रियात्मकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका रहती है। मैं आप सबसे कहूँगा कि ये बात आपकी करेक्ट रहेगी, ठीक है। फिर कहता है कि विभिन्न व्यवस्थाओं और सामाजिक बुराइयों के बीच सामाजिक क्रिया में से अपक्रिया उत्पन्न होती है, और ये भी आपकी बात करेक्ट है और ये सही तरीके से व्याख्या भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, विकासात्मक समाज कल्याण एक बृहद स्तरीय अवधारणा मानी जाती है। मैं कहूँगा ये स्टेटमेंट करेक्ट है। विकासात्मक समाज कल्याण संस्थागत बदलाव लाने का प्रयास भी करता है और ये भी बात करेक्ट है, इसलिए दोनों आपके स्टेटमेंट जो है सत्य माने जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने, जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक ऊर्जाओं का असमान संचय संतुलन की स्थिति में परिवर्तन ला सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, मैं आप सबसे कहूँगा कि यह स्टेटमेंट आपका करेक्ट माना जाएगा। कारण कहता है कि आंतरिक विकार व्यक्ति के असंतुलन की स्थिति में ले जा सकता है। बात तो ये भी सही है, तो मैं इस कंडीशन पर अगर आप लोगों से जिक्र करूं तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कहा है कि संवैधानिक जो है संविधान के संशोधन के कुछ अधिनियम दिए गए। अब संशोधन अगर आपको पता होगा तो आप इसे आसानी से कर लेंगे। संविधान की प्रस्तावना की बात अगर मैं करूं आप लोगों से तो आपको मालूम होगा 42वां संविधान संशोधन था जो 1976 का था। वहीं अगर हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकारों को लेकर तो संपत्ति के अधिकार 44वां संविधान संशोधन था। जब आपको ये चीज़ें याद आएगी तो आप कहेंगे कि 1976 का है, ठीक है, मैंने पहले ही बता रखा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं पंचायती राज अधिनियम को लेकर तो पंचायती राज अधिनियम 73वां संविधान संशोधन था जो 1992 का था। फिर उसके बाद आता है नगर पालिका अधिनियम को लेकर तो ये 74 है, यानी 74वां है, और ये 74वां संविधान संशोधन 1992 ये भी है। तो आप कर सकते हो, पहला जो ये संशोधन का पार्ट हुआ वो 42 था, दूसरा आपका संपत्ति यानी 44 था, तीसरा 73 था और चौथा 74 था। तो ये क्रम में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर आप बी को ही चुनाव करेंगे, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा। सामाजिक व्यक्ति कार्य की पद्धति का सही क्रम हमको यहाँ पे आइडेंटिफाई करनी है और मैं चाहूँगा कि आप लोग करें। इसको मैंने पहले भी आप लोगों से बता रखा है। तो व्यक्ति समस्या स्थान प्रक्रिया यहाँ पर जो है दर्शाया गया है। व्यक्ति समस्या स्थान प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेक्ट चला जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं वर्ष के मनाए जाने के निम्नलिखित दिवसों को मनाए जाने का सही क्रम आपको पता होना चाहिए। अगर आप सही तरीके से इसके क्रम को बता पाएंगे, वर्ष अगर आप दिवस आपको याद है तो आप ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम वहीं युवा दिवस की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये 12 अगस्त है या 12 जनवरी है, क्योंकि कंफ्यूज कर दिया है इसने। तो मैं 12 जनवरी भी लिखूँगा और 12 अगस्त भी लिखूँगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अभी मैं इसको यहाँ पे स्पष्टीकरण आप लोगों को भी करता हूँ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस जो होता है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात करते हैं महिला दिवस को लेकर, तो ये बेसिकली मनाया जाता है 8 मार्च को, ठीक है, 8 मार्च को। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की हम लोग बात करते हैं तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। और एड्स दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो मनाया जाता है एड्स दिवस 1 दिसंबर को, ठीक है। देखिए अगर आप 12 अगस्त करेंगे, ठीक है, पहले अगर मैं मान लीजिए यहाँ पे 12 अगस्त कर देता हूँ अंतर्राष्ट्रीय युवा वाला, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि 8 मार्च आ रहा है। उसके बाद आप कोई भी ऑप्शन को देखेंगे तो आपका सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्रम में दर्शाना है। तो इसलिए मैं कहूँगा 12 जनवरी को याद रखिए, ये राष्ट्रीय युवा दिवस पूछा गया है सवाल में। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित अधिनियम का आपको कालक्रम अनुसार पता। अगर आपको वर्ष पता है तो इस प्रश्न को आप सही तरीके से कर पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। प्रशिक्षुक बेसिकली इसे कहा जाता है, शिक्षु अधिनियम भी बोला जाता है। इसको मैंने कल ही आप लोगों को लिखवाया था, आपको याद होगा 1961। अभी कल की क्लास में मैंने रिवीजन करवा रहा हूँ, ये सब कुछ बताया हूँ आपको। वैसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो यूजीसी नेट के सिलेबस में डाला गया हो और उसे मैंने ना पढ़ाया हो आप लोगों को।
पूरा सिलेबस कवर किया हूँ, इस समय रिवीजन कर रहा हूँ, आप लोगों को करवा रहा हूँ, और साथ ही साथ आप लोगों को जो है क्वेश्चंस भी करवा रहा हूँ वन लीनियर के रूप में भी, और रोज़ एमसीक्यूज भी करवा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो इसलिए आप डेली पढ़ते चलिए, साथ ही साथ परसों यानी 13 तारीख को एग्ज़ाम है आप सबका, और अच्छा करके आएंगे डेफिनेटली, ठीक है। आप निश्चिंत हैं, आप अच्छा करके आएंगे, बेहतर करेंगे आप। गार्जियन एंड वार्ड एक्ट की बात करते हैं तो 1890 का है। और जब हम रिफॉर्मेटरी स्कूल्स एक्ट की बात करते हैं, सुधार स्कूल है ये, 1897 आता है, 1897 आता है। चिल्ड्रन एक्ट की बात करते हैं तो ये आपका आता है 1989। अब वर्ष है, क्रम में रखेंगे तो आप इजीली समझ में आपको आ जाएगा। सेकंड वाला 1890, देखिए कहाँ पे 1890, तो पहले में है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर बी वाला जो है पहले ऑप्शन में दिया गया है। अब आप मैच कर सकते हैं, उसके बाद सी है यहाँ पर देख सकते हैं, उसके बाद ए है 1961, लास्ट में 1989 है, डी वाला आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हुआ है यहाँ पे। सिगमंड फ्राइड की अवस्थाएं हैं ये, सबको मैं इसके बारे में पढ़ा चुका हूँ, क्रमबद्ध तरीके से बताया भी हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 को, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आप लोगों से, ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी है और जेनेटिकल है, तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, क्लेन द्वारा दिए गए समूह के विकास का, ठीक है, चरणों को सही क्रम में दर्शाइए, ठीक है। हालांकि मैं इस पर बातचीत कर चुका हूँ, उसमें टकमैन है, ट्रैकर है, क्लेन है, गोरलैंड है, ठीक है, वेल्स है, कई विद्वानों का आता है ये अवस्थाओं में, बड़ा फेमस है ये। और इस बात ध्यान रखिएगा, ये सवाल आपको 13 दिसंबर को भी मिलेगा, ठीक है। ये ऐसे ही सवाल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ट्रैकर में से, क्लेन में से, वेल्स में से, टकमैन में से आपको कोई ना कोई एक पूछ लेगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने यहाँ पे जो है वो 40 नंबर का सवाल है, यानी 40 नंबर का। तो प्रबोधन, प्रतिरोध, बातचीत, अंतर्गता, समाप्ति है ये, ऑप्शन आपका थर्ड करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे अगले सवाल की तरफ, कह रहा है निम्नलिखित में से युग में सम्मिलित है ना। क्वेश्चन नंबर 41 में युग में सम्मिलित है, तो बी एफ स्किनर ने तो दिया है OCT, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, इसको बोलते हैं क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। अन्ना फ्राइड अहम मनोविज्ञान बोला है, ठीक है, यही ऑप्शन सही है, बाकी मैं मैच करवा रहा हूँ आप लोगों को। हरलॉक ने किशोरावस्था के बारे में बात किया था, तनाव अवस्था होती है ना, एलिजाबेथ हरलॉक ने। एरिक फॉर्म की बात करते हैं तो एरिक फॉर्म की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये जिक्र जो होता है अवचेतन मस्तिष्क होता है, ठीक है। और आवश्यकताओं का पदानुक्रम जो होता है वो क्या है, मैस्लो है। वो कौन है, मैस्लो है, ठीक है। यहाँ तो सही जवाब होगा OCT वाला, जो कि स्किनर, BF स्किनर। क्वेश्चन 42, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्मित है। 42 में आपसे पूछा गया युग्मित कौन सा है। अनुभवों तथा अवलोकनों का वर्णन जो होता है वो अनुभवजन्य शोध होता है, ये पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट, बाकी गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है कि इनमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं किया गया है ना, कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है। तो पश्चात पूर्ण तरीके से सेवाओं की उपलब्धता जो है सुगमता कहलाती है, अब ये गलत है, यही ऑप्शन डी वाला आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, प्रस्तावक है एक तरफ और दूसरी तरफ अवधारणाएं, यानी उसकी कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, ठीक है, 44 का। तो टॉसलैंड एंड रिसाव की अगर हम लोग बात करते हैं, IMP सवाल है, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है, 44 वाले को। तो ये बेसिकली भावनात्मक आपका बंधन है। बाल गोपाल की अगर हम लोग बात करते हैं 44, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो बाल गोपाल का कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा आपका एलोजेनिक संघर्ष हो जाएगा। कार्ल मार्क्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आर्थिक निर्धारणवाद आ जाएगा। एरिक फॉर्म की बात करेंगे तो स्वतंत्रता से दूर भागना हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, आपका ऑप्शन जो गया है वो ऑप्शन नंबर थर्ड आपका यहाँ पे गया है, और ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड आपका ऑप्शन सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं बात करते हैं 45 के बारे में। अगला सवाल हमारे सामने आएगा 45 नंबर का, और 45 नंबर का सवाल क्या कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं किया गया है, मतलब सही उसका जोड़ा नहीं बनाया है। तो आप देख सकते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करने की समूह के सदस्यों की क्षमता जो होती है वो संशक्ति कहलाती, क्या नहीं, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है ये गद्यांश है, इसके लिए मैंने आप लोगों को लिए जो पैरा दिया गया है ट्रिक बता रखा हूँ, और कई बार मैंने आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस में करवा दिया हूँ,
अब तो उम्मीद है मुझे कि आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, तो आप लोग इसे अपने से करें, ठीक है। और ज़रूर जो जो होमवर्क मैं आप लोगों को दे रहा हूँ वो होमवर्क पर डे किया करें, और इसके संबंध में कोई भी जानकारी अगर आपको चाहते हैं तो आप मुझे जो है उसके बारे में ऑनलाइन क्लासेस में भी पूछ सकते हैं गद्यांश के संबंध में, ठीक है ना। तो ये आज के लिए बस इतना ही। हम लोग बात कर रहे थे नवंबर 2017 का समाज कार्य का प्रश्न पत्र पर। आप सबको बता दूं कि मेरे यहाँ यूट्यूब चैनल पर अगर मैं बात करूँ तो टोटली समाज कार्य बेस्ड है। मैं समाज कार्य की ऑनलाइन क्लासेस ही कभी प्रोवाइड कराता हूँ, चाहे वो DSSS हो, चाहे वो एम्स मेडिकल सोशल वर्क हो, या उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क हो, या MPPSC सोशोलॉजी की क्लासेस हो, या UGC नेट की क्लासेस हो, ठीक है। टोटली बेस्ड रहता है ये समाज कार्य पर, ठीक है। अभी DSSS की ऑनलाइन क्लासेस का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है, और इस बैच का जो टाइम है वो 8:30 है। इसकी आप ध्यान रखेंगे, अभी नया बैच है, यानी इसकी 4 केवल क्लासेस हुई हैं, बाकी प्रैक्टिस हुई है, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस हुई है, 4 की थ्योरी हुई है, बाकी प्रैक्टिस हुई है। आज आपकी फिर एक प्रैक्टिस है, और वो है समाज सुधार पर, ठीक है। शाम को 8:30 बजे चलेगी। अधिक जानकारी अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो ये मेरा नंबर दिया गया है 8506031308 पर आप हमें कॉल कर सकते हो, और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही।